माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, श्री राव राजेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 213। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न पहले स्थगित हो गया था, आपकी आज्ञा से हुआ अध्यक्ष महोदय, इसलिए कोई और तिथि फरमा दें, आप उस तिथि को लग जाएगा। दूसरी तिथि तय कर दूंगी बात। धन्यवाद। बहादुर सिंह गोदारा। प्रश्न संख्या 214। जी हाँ, इस कार्य हेतु आवश्यक धनराशि के प्रावधान हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। अतः राशि के प्राप्त होने की तिथि से 6 माह में सभी छात्रावासों की हालत में सुधार का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। मेरा माननीय मंत्री, आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जब से ये छात्रावास बना है कभी भी इसकी बनने के बाद रिपेयर नहीं हुई और न उसमें रहने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ी। क्या सरकार ये समय बता पाएगी कि कब तक इनकी मरम्मत करवा दी जाएगी और कब तक उन छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाई जाएगी महंगाई के अनुसार? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि 6 माह में इनमें सुधार किया जाएगा, मरम्मत कराई जाएगी। और जैसा इन्होंने कहा है कि छात्रवृत्ति तो छात्रावासों में रहने वाले जो समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में बालक रहते हैं उनको किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, बल्कि जो बालक वहाँ निवास कर रहे हैं उनकी भोजन की व्यवस्था, निवास की व्यवस्था, कपड़े वगैरह, तेल, साबुन, जूते, चप्पल सब सरकार की तरफ से मेरा मकसद उसी से है। और उस पर 675 रुपये प्रतिमाह सरकार एक बालक पर खर्च करती है। ये सही नहीं है कि उनके बहुत पुराने समय से ये जो उनके ऊपर खर्च करने वाली राशि उसको बढ़ाया नहीं गया हो। लगातार निरंतर रूप से ये राशि बढ़ती रही है और अभी 675 रुपया पर्याप्त राशि है, इसमें ठीक प्रकार से बालक का खर्चा चल जाता है। ये कब बढ़ाई गई थी? पिछले कितने साल हो गए 75 रुपए बढ़ाए हुए? 75 रुपये नहीं, 675 रुपये कुल मिल रहे हैं अभी। ये लगभग 4 साल हो गए हैं इनको और 675 रुपये पर्याप्त राशि है। ये मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि प्रति छात्र शिक्षण व्यवस्था के नाम पर कितनी राशि प्रति माह खर्च की जा रही है और प्रति छात्र जो उनके भोजन पर खर्चा हो रहा है, हरी सब्जी के नाम पर प्रति छात्र प्रतिदिन कितना पैसा खर्च हो रहा है? ये तो अलग से प्रश्न है। माननीय अलग से प्रश्न, वैसे तो माननीय अध्यक्ष महोदय ये अलग से प्रश्न है, फिर भी ये तो अलग से प्रश्न है माननीय सदस्य। नमक का आप पूछोगे कि सब्जी में नमक भी कितना डालते हैं? आप भाषा माननीय कहोगे नमक कितना डलेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ये जाहिर होगा कि उस छात्रावास में जो छात्र रह रहे हैं वो किस स्तर का दाल कितनी होगी, आटा कितना और कितनी राशि खर्च की जा रही है? सरकार उन सब है छात्रों के लिए कितनी संवेदनशील है? प्रतिमाह वास्तव में खर्च करना था वो तो रिकॉर्ड पर तो खर्च हुई, लेकिन वास्तव में छात्रावासों में बच्चों को नहीं दी गई। उस सरकार ने बड़ा अन्याय किया बच्चों के साथ। अब ये सरकार आने के बाद पूरा 675 रुपए बालकों पर खर्च करेगी और जो इसमें कोई डाका डालने की कोशिश करेगा उसको दंड दिया जाएगा, किसी भी प्रकार पर छोड़ा नहीं जाएगा। और जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा है तो भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईंधन इत्यादि पर 525 रुपए प्रतिमाह खर्च करते हैं तथा 80 रुपए स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, तौलिए एवं जर्सी पर खर्च करते हैं। बालों के में लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटिंग इत्यादि पर 24 रुपए प्रतिमाह खर्च करते हैं। चद्दर, तकिया, खोली एवं खेस धुलाई के लिए 12 रुपए प्रतिमाह खर्च करते हैं। बिजली पानी पर 28 रुपए प्रतिमाह खर्च करते हैं और समाचार पत्र पत्रिकाओं पर 6 रुपए प्रतिमाह खर्च करते हैं।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने ये कहा कि जो 675 रुपए की व्यवस्था की गई पिछले शासन में वो विद्यार्थियों तक नहीं पहुंची, क्या सरकार ने इसकी कोई जांच करवाई है? माननीय मंत्री जी किस आधार पर सदन में ये वक्तव्य दे रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आते ही कई छात्रावासों का निरीक्षण किया और उस निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि बालकों को कई हॉस्टल्स में नाश्ता नहीं दिया गया, कई हॉस्टल्स में यदि सब्जी का स्तर बहुत घटिया था, दाल पूरी नहीं दी जा रही थी, सब्जी पूरी नहीं दी जा रही थी, तेल साबुन नहाने का धोने का पर्याप्त नहीं दिया जा रहा था। इसलिए मैंने कहा कि बालकों के खर्चे पर जो उनको दे राशि थी, वो कांग्रेस सरकार ने रिकॉर्ड पर तो पूरा दिखाया, लेकिन बालकों को नहीं दिया गया, उनके पैसे के ऊपर डाका डाला गया और अब किसी भी कीमत पर डाका नहीं इसके लिए आपने किस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की? उनको दंड दिया जाएगा, छोड़ा नहीं दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बतावें कि उनके कार्यकाल में कौन कौन से छात्रावास आपने कब कब चेक किए और कौन कौन अधिकारी दोषी पाया गया, आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आपने अधिकारी के खिलाफ? आप जो सदन में कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने डाका डाला, तो किस आधार पर कह रहे हैं डाका डाला? और दूसरा ये बतावे कि 675 रुपए हैं, पिछले 5 साल पहले कितना रुपया था और 5 साल बाद कितना हुआ है, ये बताइए जरा। आप तो छात्र 675 रुपया कब से दिया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, उसके पहले कितना था? अध्यक्ष महोदय, हाँ बोलो। मंत्री महोदय, ये बताइए, माननीय सदस्य ने छात्रावास की हालत के बारे में पूछा है, भवन के बारे में आप बता रहे हैं या खाने पीने के बारे में बता रहे हैं? पहले तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आप किस बारे में हालत खराब है। हालत खराब है, ये तो आपकी हालत खराब है, ये छात्रावास की खराब है, ये भोजन की व्यवस्था की खराब है, ये भवन की हालत खराब है, आखिर क्या किसकी? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सच है कि पहली सरकार जो थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस की भी हालत खराब थी, हमारे भवनों की भी हालत खराब थी और भोजन दिया जा रहा था उसकी भी हालत खराब थी। इसके कारण से इनकी हालत खराब हो गई। आप इतना बता दें मंत्री महोदय, अध्यक्ष जी के माध्यम से, पिछले 7 महीने में आपने समाज कल्याण विभाग के कितने भवनों में कितना पैसा दिया और कहाँ का भवन ठीक करवाए? और एक मंत्री होने के नाते आप विधायक नहीं है। पहले जैसा ताल्लुकात करते थे लोगों के सामने, विधानसभा में प्रदर्शन करते थे ना, वो अब मामला नहीं है। आप मंत्री हैं और जिम्मेदार मंत्री है और कैबिनेट मंत्री है। आप भविष्य में अगर इस तरह बोलेंगे तो हमें बाद में आपको उस ढंग से आप आसन का काम नहीं करें। जी साहब, विराजे आसन का काम आप नहीं करें। आसन जब मंत्री को कहे ही नहीं, उनको प्रताड़ित कीजिए। मंत्री होकर के इस तरह से बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष, आप उन्हें ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी ये कहना चाहूंगी कि पूर्व सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, प्रश्न ये नहीं था। प्रश्न ये था कि यदि हालत खराब है, आप समझते हैं खराब है, तो कैसे सुधरेगी, कब तक सुधरेगी? प्रश्न तो केवल ये था और आपको यही जवाब देना था कि आप कब तक सुधार लेंगे। हालत खराब है, मान लीजिए कि खराब है, नहीं है तो बता दीजिए खराब नहीं है। प्रश्न तो यहीं तक सीमित था ना। आप क्यों कंडेम करना चाहते? पूर्व सरकार ने जो कुछ किया वो सरकार ने किया तो किया। आपसे जो इंफॉर्मेशन सीख की जा रही है, आप उतनी इंफॉर्मेशन दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, यही बताया मेरे मूल प्रश्न में कि 6 माह में स्थिति को सुधार दिया जाएगा, सुधार कर दिया जाएगा। मैंने मूल प्रश्न में यही बताया है। देने दीजिए। अब क्या हो गया आपको? मैंने आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछा, वो क्या सदन संतुष्ट है इससे? इन्होंने कह दिया कि डाका डाल दिया, पहले तो डाका एक्सपेंड कराया जाए कार्रवाई में से। पहले तो ये डाका जो सब अध्यक्ष महोदय जो कैबिनेट मंत्री क्या बोल रहे हैं कहा कि उनकी हालत 3 सदस्य खड़े हैं, तीनों बोल रहे हैं, न तो मैं सुन पा रही हूँ न मंत्री सुन पा रहे हैं। एक तो ये पूछा था 4 साल पहले तो राशि तय की गई है छात्र की, बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए क्या यह वर्तमान सरकार इस राशि में और बढ़ोतरी करने का मन रखती है, ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल ये पूछा था अध्यक्ष महोदय, सवाल ये पूछा था कि मंत्री जी ने कहा एक मिनट सुनिए जी, कई छात्रावास चेक किए। हम ये चाहते हैं कि मंत्री जी इनके कार्यकाल में अभी ये बतावें कौन कौन सी तारीख में आपने कौन कौन से छात्रावास चेक किए और चेक किए तो कौन दोषी पाए गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? ये इन्होंने कह दिया मेरे कार्यकाल में मैंने बहुत चेक किया, कौन सा ये पाया गया, वो ये बताने से क्यों चुप रहे? मंत्री जी केवल इन्होंने कार्रवाई की?
हाँ बता दे। समाज कल्याण मंत्री जी, हाँ जो प्रश्न है उतना उसका जवाब दीजिए। आप तो ये बता दीजिए कि छात्रावासों की हालत सुधारने पर विचार रखते हैं माननीय क्या? अध्यक्ष महोदय, और विचार रखते हैं तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, दीजिए आप। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय जी से पूछना चाहते हैं, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है। इनकी हालत खराब बताई है, तो जहाँ चेक किए हैं वो 7 महीने में कहाँ इन्होंने क्या क्या सुधार किया अध्यक्ष महोदय? अभी बता रहा हूँ, एक तो वही बता रहा हूँ विराजे। और दूसरा, अब इनका वर्तमान में क्या इनकी छात्रों की राशि बढ़ाने का मन रखते हैं क्या? इस नागर स्थान ग्रहण करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, ये जो 675 आप भी स्थान ग्रहण करें, मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 675 रुपए है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था एक लड़के के लिए बहुत कम है। 3-4 प्रश्न आते हैं और आप पिनपॉइंटेड जवाब मांगिए और लोगों को बोलने का मौका दीजिए। हमारे जो क्वेश्चन चौथे 5वें 6ठे नंबर पर आते हैं, कभी जवाब ही नहीं हो पाता है। मैं मंत्री को निवेदन करना चाहता हूँ, आधा 675 रुपए में आप एक घंटे का काम नहीं चलता। 675 रुपए का तो हमारे मंत्री जी सुबह नाश्ता करके आते हैं। महोदय, सदन में व्यवस्था कायम करना, उनको पैसे बढ़ाए जाए और उनकी जो आगे प्रश्नों के जवाब तो उनको सही खाना मिल रहा है, ना उनको नाश्ता मिल रहा है, ना कपड़े मिल रहे हैं, इस तरह की है। और जो भी स्कूल चल रहे हैं टूटे फूटे चल रहे हैं सब, जो उनकी सुधार उनकी लगाया जाए। मंत्री जी पे आरोप लगाया जा रहा है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? मंत्री जी देंगे जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने पूछा है कि मैंने छात्रावास का निरीक्षण किया कि नहीं किया, और किया तो क्या कार्रवाई की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो इनका जवाब दे दो जो बात पूछे बस। एक मिनट, मैं वह भी दे रहा हूँ, ये भी दे रहा हूँ, ये भी नहीं तो फिर उठेंगे। अच्छा दीजिए। मैं निवेदन ये कर रहा था, पहले तो जो आपने मेरे को आदेश दिया है, मैंने ये कहा है कि इनकी हालत खराब है और 6 महीने के अंदर इनकी सबकी हालत सुधार दी जाएगी, ऐसा मैंने मूल प्रश्न में आपसे निवेदन किया। दूसरा ये था, इन्होंने कहा कौन कौन से छात्रावास से चेक किए, आपने कैसे कहा कि डाका डाल दिया। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, 3 महीने के लगभग पहले मैं भीलवाड़ा जिले में गया था। वहाँ मुझे छात्रावास मालीखेड़ा का मैंने चेक किया, पुर का मैंने चेक किया, हुरडा का चेक किया और वहाँ बापू नगर का चेक किया। उसमें बहुत सारी अनियमितताएं थी। मैंने जिलाधिकारी को बुलाकर कहा था कि व्यवस्थाएं सुधार ली जाए, अन्यथा ठीक नहीं है, और 98 में स्थिति जो थी छात्रावास की बहाल की जाए। फिर मैं भी भीलवाड़ा में गया हूँ 3-4 दिन पहले, व्यवस्थाएं सुधरी नहीं मिली गई, वही अनियमितताएं पाई गई, तो मैंने वही मौके पर डिप्टी डायरेक्टर को निलंबित करने के आदेश हमारे शासन सचिव को दे दिए हैं और वो निलंबित कर दिया जाएगा। बस ठीक है। एक मिनट, अब जब बात खत्म हो गई तब आप नहीं, मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय, जितने भी छात्रावास हैं, सारे छात्रावास में न तो बच्चों के लिए पंखे हैं, न खिड़कियां लगी हुई है, वहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं है जिससे सरब तक अंदर आ जाते हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ मंत्री महोदय, आज शुरू से जब से छात्रावास बने तब से लेके अब तक स्थिति यही है। तो आपसे निवेदन करूंगा, एक को जांच करके कम से कम इस व्यवस्था करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपी जोशी, प्रश्न संख्या 215। पांचवें खंड 1 5वें वेतन आयोग की मुख्य सिफारिशों के सारांश की सूची संलग्न है। खंड 2 जी नहीं, खंड 3 जी नहीं, खंड 4 इन सिफारिशों के आधार पर राज्य कर्मचारियों की संख्या नहीं घटाई गई है। खंड 3 का जी हाँ जवाब लिखा, मुझे आप जी नहीं बोल रहे, करेक्ट कर दे, जी हाँ सही है कि जी नहीं सही है? इसका जवाब जी हाँ है। तो की गई थी वो जी हाँ ही देंगे। जी नहीं कहा इन्होंने, इसे मैंने कहा करेक्ट कर दे, मुझे लिख के दिया है इसलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि 5वें वेतन आयोग की जो मुख्य सिफारिशों की 22 बिंदु मुझे दिए हैं, उनमें से कौन कौन से बिंदुओं पर सरकार ने सहमति व्यक्त की, वो बता दें, नंबर 1। नंबर 2, 5वें वेतन आयोग के संबंध में राजस्थान के ऊपर कितनी फाइनेंशियल लायबिलिटी आई, उस फाइनेंशियल लायबिलिटी के मुकाबले में पेंशन की लायबिलिटी मिलाने के बाद क्या आज भी 5वें वेतन आयोग के आधार पर राजस्थान सरकार पर फाइनेंशियल बर्डन है? टोटल जो है 5वें वेतन आयोग में 22 सिफारिशें थी, जो उसके अंदर से सिफारिश संख्या 5, 8, 10, 15 इनको जो है सरकार ने नहीं मानी थी, बाकी सारी सिफारिशें जो है सरकार ने मान ली थी।
5वीं सिफारिश जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को के घर से कार्यालय आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस वाली बात थी, ये नहीं माना गया है। इसको इसलिए नहीं माना गया, राज्य कर्मचारियों के जो दोनों संघ हैं उनसे समझौता हो गया था, उनसे बात हो गई थी। 8वीं जो मांग है इनकी, उसमें जो है इन्होंने रेस्टोरेशन का पीरियड 15 वर्ष के स्थान पर 12 वर्ष किए जाने की सिफारिश की, आगे बताए, जिसको 14 वर्ष वो कर दिया। 10वीं जो सिफारिश है उसमें ऑलरेडी जो 1992 से इसे हम लोग मान रहे हैं 9/18/27 के उनके अनुसार जो है। 15वीं जो सिफारिश है 10 वर्ष में 30% स्टाफ की कमी, भर्ती पर रोक सन 1999 से 1 वर्ष से वर्ष 2004 में योजना प्लानिंग, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और दूसरी अपने जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, इनके रिक्त पद भरने पर रोक नहीं है। विभिन्न विभागों में विकास की आवश्यकता हेतु अपने को जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे उनके अंदर रोक नहीं लगाई, क्योंकि सरकार रोक इसलिए नहीं लगाई, अपने विकास के लिए जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है उनमें कोई रोक नहीं लगाई थी। इन पदों में कोई भी कटौती का सरकार का विचार नहीं है। दूसरा आपका प्रश्न एक दफा रिपीट करेंगे आपसे? मैंने पूछा था माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दोबारा रिपीट करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न ये मैंने पूछा है कि फिफ्थ पे कमीशन लागू होने से स्टेट पर जितनी फाइनेंशियल लायबिलिटी आई, उस फाइनेंशियल लायबिलिटी के मुकाबले में राजस्थान सरकार पे पेंशन की लायबिलिटी बढ़ी। उस वित्तीय राशि और दोनों राशि बनाने के बाद क्या आज भी राजस्थान सरकार पर फिफ्थ के कमीशन की लायबिलिटी बचती है? नंबर 1। नंबर 2, माननीय मंत्री महोदय, बिंदु 11, 12 और 13 जिसमें आपने कहा सरकार ने सहमति व्यक्त की है। 11 बिंदु कहता है राजकीय कार्यालयों का पुनर्गठन, 12 कहता है संविदा पर नियुक्तों का प्रोत्साहन, 13 कहता है रिक्त पदों की समाप्ति। क्या राजस्थान सरकार संविदा की नियुक्तियों को प्रोत्साहन दे रही है या संविदा की नियुक्तियों को रिजेक्ट कर रही है? आपने स्वयं ने स्वीकार किया कि हमने 11, 12, 13 तीनों को स्वीकार किया। आपने स्वीकार किया तो कौन से सरकार के निर्णय के आधार पर आपने इनको वापस रिजेक्ट किया, वो बता दें मुझे। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की जहाँ तक बात है तो वो सरकार के ऊपर 1200 करोड़ रुपए के आसपास जो आएगा, तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 1200 करोड़ है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। दूसरा, आप जो राजकीय कार्यालयों के पुनर्गठन जो है ना, मैंने वो पूछा है। 1200 करोड़ की लायबिलिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग पेंशन की लायबिलिटी बढ़ी, दोनों को मिलाकर आज जो वित्तीय स्थिति बनी हुई वो ये है कि कोई भी सरकार ये जो आर्ग्यूमेंट लेती है कि फिफ्थ पे कमीशन के कारण हमारी लायबिलिटी है, ये इरेलेवेंट हो गया, क्योंकि फिफ्थ पे कमीशन 96 से लगाकर 2004 तक जितने पद खाली रहे उतनी फाइनेंशियल लायबिलिटी के आधार पर नॉन प्लान में सरकार के पास सेविंग है। इसे सरकार बार बार ये जो तर्क देती है कि फिफ्थ पे कमीशन के आधार पर हमारे फाइनेंशियल स्थिति है, वो ठीक नहीं है। स्थिति उल्टा है कि पेंशन की लायबिलिटी बनने से इक्विलिब्रियम बन गया कि जितनी आपकी लायबिलिटी बनती थी उतनी इक्विलिब्रियम बन गई। इसलिए मैंने आपने पूछा कि क्या सरकार, मैं प्रश्न पूछा 3 बार तो पूछ चुका हूँ, कितनी बार पूछूं मैंने पूछा तीसरी बार कि क्या वित्तीय स्थिति आज भी इस तरह की है कि फाइनेंशियल कमिटी के कारण आपको लायबिलिटी बढ़ रही है? आप सप्लीमेंट कर दो, आपको वित्त मंत्री बनना है तो आप सप्लीमेंट्री कर दो, क्या तकलीफ थोड़ी है? हमारे मित्र है, आप भी सप्लीमेंट कर दे, कोई तकलीफ थोड़ी है। इसमें एक तो रिक्त पदों की समाप्ति जो है, तो रिक्त पद अपन समाप्त वही वाले कर रहे हैं जिनमें मतलब जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरा 11, 12, 13 जो पॉइंट्स है तीनों ये स्वीकार नहीं है, नहीं किए इनको मोटे रूप से। अभी तो कहा स्वीकार आपने, माननीय मंत्री जी, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यंग मित्र, आई डोंट वांट टू डिस्करेज इनको मोटे रूप से स्वीकार किया गया है, मोटे रूप से आप समझे, मोटे रूप से स्वीकार किया गया। अध्यक्ष महोदय, वित्त राज्य मंत्री ने, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये सवाल ऐसा सवाल है जिस पर मान कर लिया। दूसरा, माननीय सदस्य अपने आप को करेक्ट कर लिया, करेक्ट कर लिया कि 11, 12, 13 को स्वीकार नहीं किया, करेक्ट कर लिया। फिर आप दोबारा कह रहे करवा दे, नहीं स्वीकार किया, ये लिख के दिया है। मोटे तौर पे माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इससे प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर हम प्रश्न नहीं पूछेंगे। ये प्रश्न राजस्थान के वित्तीय स्थिति का संबंध है, अच्छा होता माननीय मुख्यमंत्री जी आकर इसका जवाब देती।
मैं प्रश्न को इस तरह से गौन करना चाहते तो आपके ऊपर है। ये आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं, मैं वित्त मंत्री जी को डिस्करेज नहीं करना चाहता हूं। यंग आदमी है, प्रोमिसिंग आदमी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये प्रश्न का सीधा संबंध राज्य की वित्तीय स्थिति के संबंध में अच्छा होता आप इसको पोस्टपोन करें और माननीय वित्त मंत्री जी आकर जवाब दें, जिससे सही स्थिति राजस्थान के सामने आ सके। ये मेरा आपसे अनुरोध निवेदन है। मैं डोंट वांट डिस्करेज इट। पोस्टपोन कीजिए। एक मिनट, आपका जवाब दे रहे हैं। कभी तो कह रहे हैं माना, कभी कह नहीं माना, आप खुद ही कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डोंट वांट डिस्करेज इट, पर माननीय अध्यक्ष महोदय साइमल्टेनियसली इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी महत्ता तो आप समझेंगे। मैं इनको कोई डिस्करेज नहीं करना चाहता, इनका पूरा अधिकार है। मैं खुद चाहता हूं कि इस बात को कहें, लेकिन जो प्रश्न का जवाब दे रहे हैं वो रिकॉर्ड में आ रहा है। कभी तो आप कह रहे हैं माना, कभी कहा नहीं माना, ये रिकॉर्ड में आ रहा है, सरकार के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप उचित समझे तो सुनिए ना करें। सबको जानकारी है, आपके समय में 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। मंत्री जी ये कोई उत्तर नहीं है उनका, आप दे दीजिए जवाब। फिर ये कोई तरीका नहीं है तो आप जवाब दीजिए। आपने पेंशन के बारे में, ये तो कोई तरीका नहीं है। इशू को डाइवर्ट नहीं करिए, ये गलत बात है। हमें कोई तकलीफ थोड़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये थोड़ा सा ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो माननीय नाथद्वारा से आने वाले सदस्य पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी रिकमेंडेशन आई, किन किन को स्वीकार किया, व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, पेंशन्स में कितनी बढ़ोतरी हुई, पेंशन के कारण कितना बोझ बढ़ा राज्य के ऊपर, पे रिवीजन की वजह से कितना बढ़ा, ये सारा कैलकुलेशन का है। अगर इंफॉर्मेशन दे दें, नहीं बेहतर ये होगा इसको कोई, मैं भी डिस्करेज नहीं करना चाहता, नए मंत्री हैं, टाइम लगेगा, अच्छों को समझ में नहीं आती ये चीज़, इनको तो नए है, आ जाएगी धीरे धीरे। मैं ये नहीं कहता, विद्वान है, पढ़े लिखे, निश्चित रूप से आएगी इनको। अगर आप पोस्टपोन कर देते हैं इस सवाल को, इसके बड़े फार रीचिंग इम्प्लीकेशन है स्टेट की इकोनॉमी के ऊपर। क्योंकि आज भी अगर आपने एक महावीर प्रसाद जी 1 मिनट रुक जाए, ये आपकी समझ के परे है ये चीज़। माननीय सदस्य हो सकते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, इन्होंने कई चीज़ों में महारत हासिल कर रखी है, मैं वो यहाँ सदन में चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जो प्रश्न के मामला है वो स्थगित क्यों किया जाए। ये जो है, पहली बात तो यह है कि प्रश्न केवल कुछ प्रश्नों के पूछने के लिए किया जाता है, वाद विवाद या पॉलिसी के मामले में प्रश्न के माध्यम से प्रश्नों के माध्यम से मतलब जो है विस्तार से चर्चा करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्नों के माध्यम से केवल कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया। आसन ऐसा है माननीय अध्यक्ष, तो मूल प्रश्न ना तो कोई बात विवाद, प्रश्नकर्ता का ही जवाब नहीं आया। कारण क्या है कि इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की वजह से हिंदुस्तान के सारे प्रांतों की सरकार की कमर आर्थिक रूप से टूट गई। ये सबने प्लानिंग कमीशन ने ही माना है, पूर्व वित्त मंत्रियों ने ही माना है, और इस बात की सारे मुख्यमंत्रियों ने देश के प्रधानमंत्री से, तत्कालीन वित्त मंत्री से मांग की थी कि जो फाइनेंस कमीशन का बोझ राज्यों के ऊपर पड़ा है उसके तहत राज्यों को आपको ग्रांट देनी चाहिए, तभी राज्य जो है राज्यों की आर्थिक स्थिति उभरेगी। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ खास तौर से कि ये मामला काफी पेचीदा है। अगर आप मंत्री जी के पास इंफॉर्मेशन दे दें, अन्यथा इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहें तो इसको पोस्टपोन कर दें, ये सदन के हित में रहेगा। इससे मोटी मोटी बातें सदन के सामने आ जाएंगी कि राज्य के ऊपर पेंशन के पेटे और तनख्वाहों के पेटे कितना भार पड़ा और क्या राज्यों की आर्थिक स्थिति थी, क्योंकि कर्मचारियों को राज्यों को वो देना पड़ा। लेकिन जो दूसरी रिकमेंडेशन थी पेंशन के पेटे माननीय सदस्य, इसलिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला। अगर आप चाहें तो पोस्टपोन करें, अन्यथा इसको छोड़ दें आप। जो पर्टिनेंट माननीय मंत्री जी, पेंशन के माननीय मंत्री जी, माननीय जो पर्टिनेंट क्वेश्चन सीपी जोशी साहब ने और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है, यदि आपके पास उसकी सूचना हो, आ गई हो या है आपके पास सूचना, तो कितना बोझ आपके ये 11वें वित्त सिफारिश के आधार पे 5वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार के ऊपर है, ये 1200 करोड़ का आपका जो बोझ आप पे आया है, ये पेंशन के खाते और आपके जो खर्चे हैं उसके अनुसार क्या ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, दे दीजिए। वरना आपके पास भी 49 नियम तो है ही मौजूद, 49 नियम तो मौजूद है प्रक्रिया कार्य से। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व के अंदर भी
इस सदन के अंदर कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर कि सूचना के अभाव के अंदर, पूरी सूचना नहीं आने के अभाव के अंदर सदन को प्रश्न को स्थगित किया गया है। ये तो आपके डिस्कशन के ऊपर, अगर आप चाहें तो करें, अन्यथा नहीं करें। अध्यक्ष महोदय, वो आप ये जवाब दे रहे हैं, वो जवाब से आप संतुष्ट नहीं हो तो आपके पास 49 तो है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको मौका दे दे, उसके बाद आसन तय कर ले। अगर आप तय कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, पहले फिर मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि 5, 8, 10, 12 को किया, बाकी को नहीं माना है। अब आप कह रहे हैं कि हमने इनको माना। पहले आप करेक्ट कर ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं। जो भी आप सूचना दे, आप अपने अधिकारियों से कंफर्म करके सूचना वो दे दो, रिकॉर्ड में है। आप एक बार तो कह रहे हैं कि हमने बिंदु 5, 8, 10 और 12, 15 को नहीं, 5, 8, 10 और 15 को नहीं माना। इसका मतलब बाकी सब बिंदु माने अध्यक्ष महोदय। तब मैंने प्रश्न पूछा कि बिंदु 11, 12 और 13 जिनमें लिखा हुआ है कि राजकीय कार्यालयों का पुनर्गठन, संविदा पर नियुक्तों को प्रोत्साहन देना और रिक्त पदों की समाप्ति, इन तीनों को आपने माना है। ये आपका खुद का जवाब है। तो पहले एक जवाब दे कि ये तीनों बिंदु पर आपने माना है कि नहीं माना, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने पहले प्रश्न पूछा कि वित्तीय कितनी लायबिलिटी आई, पेंशन की लायबिलिटी कितनी आई, और आज के दिन राजस्थान सरकार, आप खुद फिजिकल कंसोलिडेशन का वो एक्ट ला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है उसमें, हम एक एक्ट ला रहे हैं जिसके अंतर्गत आने वाले वर्षों में राजस्थान में वित्तीय प्रभार को हम ठीक ढंग से कर सके। ये जानकारी लेने के लिए हम आपसे पता लगाना चाहते हैं कि आप कृपया करके ये 5th पे कमीशन के कारण जितनी आपकी लायबिलिटी बनी, उस लायबिलिटी के कोरस्पॉन्डिंग पेंशन की कितनी लायबिलिटी बनी, और क्या इसके लागू होने के बाद हम जो बार बार ये कह रहे हैं कि 5th पे कमीशन की लायबिलिटी के कारण हमारी वित्तीय स्थिति खराब हो गई। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि वित्तीय स्थिति आज के दिन खराब नहीं है। 96 से लगाकर 2004 जितनी आपकी 12 करोड़ लायबिलिटी थी, पद समाप्त थे, और आज आपकी पेंशन की लायबिलिटी, दोनों का इक्विलिब्रियम होने के बाद आपकी स्थिति खराब नहीं है। वो जवाब दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से भी जो 11th जो मांग थी 22 में से राजकीय कार्यालयों का पुनर्गठन, इसको मोटे रूप से स्वीकार कर लिया गया है। 12वीं जो मांग थी संविदा पर नियुक्तियों को प्रोत्साहन देना, मोटे रूप से इसे भी स्वीकार कर लिया गया है। रिक्त पदों की समाप्ति, इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और दूसरा, आप जो पूछ रहे हैं कि इसमें लाइबिलिटीज कितनी आई है, 1200 करोड़ रुपए के आसपास की लाइबिलिटीज आई है, जिसमें से पेंशन से लगभग 400 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, और डीए मर्ज करने से 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की लगभग अपने लाइबिलिटीज आई। अध्यक्ष महोदय, 96 से लगाकर, अरे आप सुनिए, ऐसे क्या जवाब से क्या होगा? आप इससे तो मुझे नहीं रोक सकते अध्यक्ष महोदय, अपनी मंत्री नहीं पूछे, इससे तो रोक सकते नहीं आप। ताली बजाने से उत्तर नहीं आए, सारे उत्तर नहीं आ सकता। आप उसको ये तरीका अब आप घर पे ट्रेनिंग दे आया करो, जवाब का देते पता है। ताली बजाने दे आया करो, ताली बजाने गया कि ताली बजाने आप लोग को, ऐसा नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बढ़िया, ताली बजाने से उत्तर आ गया। माननीय मंत्री के पास जितनी सूचना थी उतनी उन्होंने आपको दे दी। अध्यक्ष मैं वित्तीय नहीं पूछ रहा, अध्यक्ष मैं वित्तीय नहीं पूछ रहा, वित्तीय जवाब दे रहा, मैं नहीं पूछ रहा। मैं आई डोंट वांट टू एनकरेज इन, आई एंटर इनटू ए फाइनेंशियल थिंग। उन्होंने कहा जवाब मैं तो पूछ रहा हूँ, संविदा पर नियुक्तों को प्रोत्साहन देना, आपने कहा मोटे तौर पे इसे स्वीकार किया है। तो 1999 से लगाकर 2000 तक जितनी संविदा आदमी एम्प्लॉय किए, उनकी संख्या कितनी थी, उनको प्रोत्साहन देने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए? इसमें आपने खुद क्या प्रोत्साहन दिया? हमने इसका संबंध ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप याद रहेंगे, अध्यक्ष महोदय, आप जब सदस्य में बैठते थे यहाँ पर, आप स्वयं ने सदस्य के रूप में राजीव गांधी पाठशाला के टीचर के संबंध में 10 प्रश्न उठाए होंगे पिछली विधानसभा में, और आपने कहा उनको पैसा कम मिलता है। आपका स्वयं के प्रश्न थे, आपने सदन में बार बार उठाया। आपने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति राजीव गांधी में पाठशाला करने वाला मर गया, ये रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। आज यदि आपने संविधान को प्रोत्साहन करने का काम किया, तो हम जानना चाहते हैं कि आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, हटा रहे हैं, यही पूछ रहे हैं आपसे। आप तो खुद प्रोत्साहन देना बताइएगा। आप संविधान में जो आदमी लगाए गए उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या आप रेगुलाइज कर रहे हैं या आप उनको रेगुलाइज नहीं कर रहे हैं, ये तो बताना पड़ेगा आपको। जब आप प्रोत्साहन भी दे रहे हैं और मना भी कर रहे हैं, दो चीज तो साथ नहीं होगी। कल लाठीचार्ज हुआ उदयपुर में, कल लाठीचार्ज हुआ, आपको तो फैसला करना पड़ेगा। ये प्रोत्साहन वाद के लिए नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, और फिर भी संतुष्ट नहीं है तो अल्पकाल वो मान सकते हैं, आधा घंटे आपको दे दी गई। आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आपके पास अन्य नियम है। हम तो संतुष्ट, आप संतुष्ट है अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय आप संतुष्ट है? अध्यक्ष महोदय आपको भी न्याय करना पड़ेगा।
आपको संतुष्ट होना भी जरूरी है। हम संतुष्ट हो या नहीं हो, सदन की संतोष पद पर रहकर आपको भी संतुष्ट होना जरूरी है। आप संतुष्ट नहीं होंगे तो क्या मतलब हुआ? 500 रुपए में कर्मचारी रखा गया, सिर्फ 500 रुपए प्रति माह। क्या उनका 500 रुपए में गुजारा हो सकता है क्या? कर्म आपने किया है, आपके समय आपने तो किया, अब आप क्या करोगे? आप भी 500 ही देते क्या? बड़ी चिंता नहीं दिया, आप 500 रुपए ही देते रहोगे क्या? आपने क्या किया था पिछले 5 सालों में? बजट लीक करवाए थे आप लोगों ने। हमने तो 5 सालों में क्या किया नहीं किया, जब तो ये हुआ। आप भी ऐसा ही करोगे ना? हमने जो किया वही आप करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे ना? जो हमने किया वही आप करोगे ना? सब करेंगे। मंत्री जी ने पूरा जवाब दे दिया और जवाब संतुष्टजनक है। आप क्यों उसमें बार बार वादा डालते हैं? 60 वर्ष करेंगे। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या आपने ऑटोनोमस बॉडी जो नगर निगम, नगर पालिकाएं, इन सब में क्या 58 से 60 वर्ष की उम्र करने का विचार रखती है? और नहीं तो क्यों नहीं? आपका क्या विचार है? आप तो बता दो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सब माननीय अध्यक्ष महोदय के लिए खड़े हो जाते हैं। ध्यान रखिए थोड़ा। माननीय पूनिया प्रश्न संख्या 216। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड संख्या 1 जी नहीं अपितु राजगढ़ में स्थानीय नगर पालिका का बस स्टैंड है। वर्तमान में निगम के विभिन्न आगारों द्वारा राजगढ़ होकर कुल 170 एकल बस सेवाएं संचालित हैं, जिनमें से 142 एकल बस सेवाएं राज्य मार्गों पर तथा 28 एकल बस सेवाएं अंतर्राज्यीय मार्गों पर संचालित हो रही हैं, जिनका राजगढ़ पर आगमन एवं प्रस्थान समय दर्शाते हुए मार्गवार विवरण पृष्ठ संख्या 1 पर संलग्न है। राजगढ़ जिला चूरू से 86 निजी बसों का भी संचालन होता है। इनमें से 10 बसें अंतर्राज्यीय मार्गों की तथा 76 बसें राज्य मार्गों की है। खंड संख्या 2 तहसील राजगढ़ जिला चूरू में राजस्थान परिवहन निगम का स्वयं का बस स्टैंड बनाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। भविष्य में निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर इस प्रकार के प्रकरणों पर कार्रवाई संभव हो सकेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जिस अघोषित बस स्टैंड को आप बता रहे हो वो नगर पालिका का एक बाजार है, उसके बीच में सिर्फ 4-5 बसें खड़े करने के लिए जगह है जहां पर प्राइवेट बसें खड़ी होती है। क्या ये भी सही है कि आपकी बसें नेशनल हाईवे 65 के सड़क पर खड़ी होती हैं, जहाँ की उनकी चौड़ाई करीब 30 फीट है, और वहाँ आपकी बसें खड़ी होने से 2-2 घंटे तक ट्रैफिक जाम हो जाता है? और इतनी एकल सेवाएं और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय आपने बसों को यहाँ इस सूची में दर्शाया है। क्या उनके ठहराव के लिए, सवारियों को उतारने के लिए और चढ़ाने के लिए आपने कोई व्यवस्था की है? कृपया ये बताने करें। और मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या राजगढ़ नगर पालिका ने अपना बस स्टैंड बनाकर आप परिवहन निगम को प्रश्न पूछिए। प्रश्न इस हिसाब, क्या ये भी सही है कि राजगढ़ नगर पालिका ने भूमि आवंटन के लिए बस स्टैंड बनाने के लिए कोई आवेदन किया है? यदि किया है तो वो किस स्थिति में है? और राजगढ़ नगर पालिका ने ये सहमति भी दी है कि यदि नेशनल हाईवे पर जो जमीन है बस अपने एक्सचेंज और वन विभाग के बीच में 5 बीघा जमीन उसको आवंटन करवा के और परिवहन निगम को किराए पर देने की कोई योजना बनाई है? कृपया इनका जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के जो बस स्टैंड की लंबाई और चौड़ाई बताई है उसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि वो 150 फीट बाई 115 फीट का बस स्टैंड है और वो नगर पालिका का ही है। राजस्थान रोडवेज का, राज्य पथ परिवहन निगम का बस स्टैंड नहीं है। और जो दूसरी आपने बताई है कि इतनी बसों के आवागमन में निश्चित रूप से बाजार के बीच में होने से असुविधा हो रही है, और अगर नगर पालिका हमारे को जमीन प्रोवाइड करवाएगी तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार उस पर बस स्टैंड बनाने का मानस रखती है। धन्यवाद। करवाएगी नहीं, नगर पालिका के पास जमीन नहीं है। नगर पालिका तो खुद सरकार से आवंटन के लिए निवेदन कर रही है। क्या आपकी नॉलेज में है?
नगर पालिका का पत्र हमारे पास आएगा तो हमारी तरफ से भी हमारे स्थानीय निकाय विभाग को भेज करके आवंटन की कोशिश की जाएगी। क्या रोडवेज नहीं, क्या हर एक बार रोडवेज विभाग भी खरीदने की आशा रखता है क्या? रोडवेज विभाग है, स्वयं भी खरीद सकता है क्या? बस स्टैंड के लिए जमीन क्या रोडवेज विभाग भी रोडवेज स्वयं का बस स्टैंड खरीदने का मंशा रखता है क्या? क्यों खड़े हैं? मैंने जवाब दिया कि अगर रोडवेज की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी तो निश्चित रूप से हम हर जगह बनाने की व्यवस्था करेंगे। अध्यक्ष महोदय, रोडवेज की स्थिति जानना चाहता हूं कि नगर पालिका ने बस स्टैंड के लिए बस स्टैंड को मार्क कर रखा, उसके लिए छोड़ रखा है, जिसपे बसें निगम की और प्राइवेट बसें दोनों जाती हैं। वित्तीय स्थिति तो कब ठीक होगी कि नहीं होगी, लेकिन आपके यात्री वहां से उठाए जाते हैं, तो उसी बस स्टैंड पे क्या निगम छाया की बाकी व्यवस्थाएं करने का विचार रखती है या नहीं रखती है, जिससे यात्रियों को, बहुत से बस स्टैंड हैं जहां प्राइवेट और निगम के एक साथ बस स्टैंड हैं, जैसे सालासर है, दूसरे बस स्टैंड है, तो आप उसी को विकसित क्यों नहीं करते? वो आपको देंगे और फिर उसमें करेंगे, उसी में आप छाया की बाकी सुविधाओं का व्यवस्था करना क्या इरादा रखते हैं या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य पालिका मांग करेगी, नगर पालिका बस स्टैंड आपको बनाना है, जमीन आपको जरूरत है, आप जमीन की मांग करिए राजस्व विभाग से कि हमको जमीन की जरूरत है, हम बस स्टैंड बनाना चाहते हैं। आपको सरकारी जमीन है तो मिल जाएगी, नहीं तो आप खरीद लीजिए, जमीन खरीद करके बनाइए अगर आपके बढ़ाने की मंशा है तो। आप नगर पालिका भी क्यों डालते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मूल प्रश्न के जवाब में कहा वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी तो निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। और माननीय दो से आने वाले सदस्य ने जो बात कही, क्योंकि बाजार के बीच में बस स्टैंड है और वहां पर जो जितने बसें मैंने संख्या बताई है, संलग्न की है, उसके अनुसार रुकने की व्यवस्था नहीं है। और माननीय जो हमारे दूसरे सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, जो जमीन बताई है नए बस स्टैंड निर्माण के प्रस्ताव के लिए, टेलीफोन एक्सचेंज व वन विभाग की सड़क में 5 बीघा भूमि जो बताई है, इसकी पत्रावली देख करके और अगर हमें अलॉट होगी तो निश्चित रूप से हमारा भी मानस यही है कि हमें नई ज़मीन मिल जाए तो वहाँ पर हम इस बस स्टैंड को स्थानांतरित करके जो अलग अलग जगह निजी बसें और रोडवेज की बसें रुकती हैं वो एक ही जगह मिले और यात्रियों को सुविधा मिले, ये सरकार का मानस है। तो निश्चित रूप से वो ज़मीन मिलने पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या ये भी गुरजन सिंह, क्या अध्यक्ष महोदय एक सेकंड, क्या ये भी सही है कि उक्त जमीन के आवंटन के लिए पहले रोडवेज ने अप्लाई किया था और राज्य सरकार ने सहमति प्रदान कर दी थी और उसके बाद में आर्थिक स्थिति का बहाना लेकर निगम ने मना कर दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब सरकार संवेदनशील है लोगों को सुविधा देने के लिए। परिसीमन आयोग भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2004 की प्रशासनिक इकाइयों की स्थिति को यथावत रखे जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में अभी नई पंचायत समितियों का गठन किया जाना संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय के ये पंचायत समिति आदरणीय भैरव सिंह जी के टाइम में बड़ी सी जिला हमारे हनुमानगढ़ बना था और सबसे ज़्यादा बड़ी पंचायत समिति हनुमानगढ़ है, जिसमें 121 सरपंच है और 73 पंचायत समिति के मेंबर है। इस करके उसका विकास, उसका कोई कारोबार कुछ भी विकास के लिए नहीं हो रहा। मेरा मंत्री जी से, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि नमी नहीं है, सीमाकरण होगा तो सब पंचायत ये तहसील लेवल आएगी। हमारे हनुमानगढ़ में 4 तहसीलें पड़ती है और 4 तहसीलों की अध्यक्ष महोदय एक ही पंचायत समिति है। और मैं आपके माध्यम से मंत्री से ये जानना चाहूँगा कि ये कब तक बना देंगे, नहीं तो हमारा इसमें बहुत बड़ा नुकसान है एरिया का। इतना ही आपसे मंत्री से पूछना चाहता। मना कर दिया अध्यक्ष महोदय, जवाब सुना नहीं। परिसीमन आयोग ने कह दिया कि ये स्थिति यथावत रहेगी, नई कोई फेरबदल नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, परिसीमन आयोग का जैसे ही प्रतिबंध हटेगा उसके बाद हम इसकी पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और उस समय नियमानुसार जितनी भी पंचायत समितियां बढ़ेगी जरूर बढ़ेगी। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ पीलीभंगा से संबंधित प्रश्न है। क्या पूछोगे परिसीमन? अध्यक्ष महोदय,
परिसीमन आयोग ने बैन लगा दिया, क्या पूछोगे अब आप? अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, आप पूछेंगे आप? माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है ये तो अध्यक्ष महोदय ये तो सही है। अध्यक्ष महोदय, चुनाव आयोग ने मुझे परमिट कर दिया है, माननीय सदस्य मुझे परमिट कर दिया। आप तो हनुमानगढ़ में हो ही नहीं, मुझे कहाँ कर दिया आपको, कैसे कर दिया आपको? अध्यक्ष जी ने आपको परमिशन ही नहीं दिया, ये हनुमानगढ़ का मसला है। आयोग ने प्रतिबंधित किया है, वो क्या जवाब देंगे उसके बाद होगा। मुझे पूछने तो दीजिए माननीय, हनुमानगढ़ का मसला है, मुझे पूछने तो दीजिए इसमें, मुझे मालूम है। अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दे तो हनुमानगढ़ से आपका क्या ताल्लुक? अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है कि ये अध्यक्ष महोदय, ये इन पंचायत समितियों का पुनर्गठन करने के लिए आप विशेषज्ञ किए थे? नहीं, इसलिए मुझे मालूम है कि क्या है। मालूम हमें भी है थोड़ा बहुत। माननीय फरमा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपको पता है तो क्वेश्चन के मार्फत फरमाइए आप भी। पूर्व में ये घोषित हो चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, गजट नोटिफिकेशन जारी होना बाकी रहा था। एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, क्या ये सही है कि ये माननीय सदस्य कह रहे हैं सही है, 121 पंचायतें एक पंचायत समिति में मिनी असेंबली हो जाता है, वो मीटिंग नहीं कर सकते ढंग से। पंचायत समिति के सदस्य और हमने अलाउ कर रखे हैं आजकल, सरपंचों को और अलाउ कर दिया। पंचायत समिति के सदस्य और सरपंच मिलकर के विधानसभा की जो संख्या इसके बराबर हो जाती है। वहाँ इतना बड़ा हॉल नहीं है उनके बैठने के लिए, इसलिए हमने 1997-98 में तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया था 7 या 8 नई पंचायत समितियां बनाने का हमने निर्णय लिया था। और निर्णय लेकर के हमने सारा तैयारी करके सारा सब कुछ तैयार कर दिया था, केवल नोटिफिकेशन होना उसका बाकी था। मैं उसी समय चुनाव की घोषणा हो जाने के कारण वो रुक गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 5 साल तक उस सरकार ने उस संबंध में कुछ नहीं किया। मैं माननीय सदस्य उधर बैठे हैं, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। ये एक व्यवस्था से संबंधित मामला है कि सरकार शासन व्यवस्था कैसे चलाना चाहती है। जो भी सरकार में है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसको देखें। लेकुना कहाँ है? तो उस समय उस सरकार ने 5 साल तक आके मुंद कर वो सरकार बैठी रही। अभी मंत्री जी कह रहे हैं, आप पूरी सुन लीजिए, आपके समझ की बात की नहीं है। माननीय सदस्य, आप नहीं समझ सकते इसमें। आप अरे आपके समझने की बात नहीं है। अच्छा, आप सूचना मांग सकते हैं, आप सूचना दे क्यों रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने एक जवाब दिया है कि परिसीमन आयोग ने परिसीमन करने के लिए मना कर दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आप स्पेशल परमिशन, ये जो तथ्य हैं, इन तथ्यों को देते हुए परिसीमन आयोग से केवल पंचायत समितियों के लिए उन्होंने टोटल परिसीमन के लिए मना किया, जिसमें पंचायत समिति, जिला परिषद, तो केवल विशेष परिस्थितियों में जो सारे प्रस्ताव आपके पास तैयार है 7-8 पंचायत समिति के बनाने के, इनको लेकर के स्पेशल परमिशन मांग करके ऑर्डिनेंस जारी करके उन पंचायत समितियों को बढ़ाने का जो चुनाव से पहले क्या आप सरकार प्रयत्न करेगी? मैं केवल इतना सा जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमने अभी परिसीमन आयोग को लेटर लिख करके ये आज्ञा चाहिए थी कि हम कुछ परिसीमन करें, परंतु उनका स्पष्ट उत्तर आ गया कि कोई आप परिसीमन नहीं कर सकते, बाउंड्री ना आगे बढ़ा सकते, ना कुछ चेंज कर सकते। बिल्कुल असंभव है। जैसे ही परिसीमन आयोग में बाउंड्री बढ़ाने वाली बात ही नहीं है। ये बढ़ाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट अब इजाजत हो तो स्पेसिफिकली अध्यक्ष पंचायत समितियों का ये उदाहरण देकर के कि अध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों के बारे में परमिशन सीख। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, परिसीमन आयोग ने तो इस पे पाबंदी लगा दी, पर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस पंचायत निवेदन करना चाहते हैं। प्रश्न तो चला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। माइक ही चालू नहीं हो रहा। प्रश्न संख्या 218। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, गत 3 वर्षों में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि तथा प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है। मद वर्ष 2001-2002 केंद्र 553.90। खंड 2, प्राप्त राशि के विरुद्ध मदवार व्यय राशि एवं अवशेष राशि का विवरण निम्नानुसार है।
राशि लाखों में मद वर्ष 2001-2002 में विशेष केंद्रीय सहायता का जो है 71.83, बचत 76.18, धारा 275 के अंतर्गत व्यय 38.00, बचत कुछ नहीं। राज्य योजना में 37.43, व्यय 7.57, बचत कुल 147.26 व्यय किया गया और 77.75 बचत। ऐसे 2002-2003 में विशेष केंद्रीय सहायता में व्यय विशेष केंद्र से 88.16, बचत 52.01, धारा 275(1) के अंतर्गत 51.85, बचत राशि 50.89। राज्य योजना के अंदर व्यय कुछ नहीं, बचत 16.8685, कुल 119.585 बचत। ऐसे 2003-2004 में व्यय 90.77, बचत 117.74, धारा 275 के अंदर 25.00, बचत 312.55। राज्य योजना में व्यय बचत कुछ नहीं, योग 115, व्यय 430.29, बचत राशि अवशेष रहने के मुख्य कारण भारत सरकार से राशि का विलंब से प्राप्त होना, निर्माण कार्यों में समय लगना, नवीन योजना के क्रियान्वयन में समय लगना, लाभार्थियों से वांछित प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं होना, योजनाओं के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद भी राशि शेष रहना, शहरी विकास परियोजना कार्यालय में 2 पदों का लंबे समय तक रिक्त होना, वर्षवार मदवार व्यय बचत राशि एवं बचत राशि रहने के कारणों का विवरण परिशिष्ट 1 पर जो संलग्न है। खंड 3 जिन योजना में राशि पूर्ण व्यय हो चुकी है उनका उद्देश्य पूरा कर लिया गया है एवं जो कार्य अपूर्ण हैं उनकी राशि पूर्ण व्यय होने पर उनके उद्देश्य पूरे कर लिए जाएंगे। खंड 4 शहरिया जाति के जीवन स्तर को सुधारने हेतु वर्ष 2004-2005 के लिए निम्न योजनाएं प्रस्तावित हैं। विशेष केंद्रीय सहायता मद में राशि रुपया 145.00 लाख, महाराष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत 115.58 लाख की वित्तीय प्रावधान बजट निर्णायक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। योजना अनुसार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 और 3 पर संलग्न है। संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत 173.21 लाख की प्रस्तावित स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भिजवाया जाए, जिनका विवरण परिशिष्ट जिससे 12 बज गए। जवाब पूरा मिल रहा है, जब प्रश्न ही लंबा किया है तो उसको पूरा जवाब देंगे। अगले को शहरिया विकास वो तो प्रश्नकर्ता को मिल गया, आपने जवाब सुनने का मादा रखो। शहरिया विकास हेतु राशि रुपया 605.3 लाख की योजना तैयार कर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किए गए हैं। विवरण परिशिष्ट 5 पर है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत राशि 50.33 लाख के प्रस्तावित स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भिजवाए जा रहे हैं, जिनका विवरण ये परिशिष्ट 6 पर उपलब्ध है। अध्यक्ष महोदय, शहरिया परियोजना द्वारा 2001-2003 में लगातार डीजल पंपों के लिए करीबन 4 लाख रुपया आवंटन किया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये डीजल पंपों का वितरण किन किन किसानों को हुआ और डीजल वितरण पंप हो गए तो क्या इनका भौतिक सत्यापन सरकार ने कब कराया गया, अब भौतिक सत्यापन के बाद में क्या स्थिति रही। नंबर 1 सवाल। नंबर दूसरा सवाल मेरा ये है अध्यक्ष महोदय
शहरी छात्रों को पुस्तक वितरण और शहरी परिवारों को टीबी की सहायता के लिए टीबी की दवाइयों का वितरण कौन सी एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है? क्या उस एजेंसी के द्वारा उन शहरी काश्तकारों तक दवाई और छात्रों तक किताबें पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? क्या इसके बारे में भी भौतिक स्थिति की जानकारी सरकार ने की है? क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार न तो टीबी की दवाई शहरी परिवारों तक पहुंच रही, न किताबें पहुंच रही। किताबें मात्र स्कूल में डाल दी जाती है और हेडमास्टर के भरोसे काम चलता है और हेडमास्टर और डीओ मिलकर के वर्ष के अंत तक वो किताबें स्कूलों में पहुंचाते रहते हैं। इस संबंध में दूसरा मेरा सवाल है, पत्तल, तीसरा सवाल है, पत्तल दोनों के लिए आपने 3.15 लाख रुपया आवंटन किया गया है। ये योजना अभी आपकी प्रारंभ नहीं हुई, क्या आप इस योजना को कब प्रारंभ करेंगे? आपने जवाब दिया कि नई योजना थी इसलिए चालू नहीं। अध्यक्ष महोदय, 3 साल से 3.15 लाख रुपया पेंडिंग है। क्या यदि ये योजना चालू नहीं हुई तो इनको क्या दूसरी योजना में अपन चेंज करेंगे या दूसरी स्कीम में इसको खर्च करेंगे? चौथा सवाल है अध्यक्ष महोदय, विश्रांति गृह भवन निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए का व्यय हुआ है। मैं जानना चाहूंगा कि विश्रांति भवन कहाँ बने, क्योंकि विश्रांति भवन उस इलाके में कहीं बना ही नहीं शहरियों के लिए। तो ये मैं जानकारी माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूरा ही इस बारे में जानकारी चाहिए, जिसमें मैंने पहले निवेदन किया कि कुल योजना का जो मेरे पास में पूरा विवरण अगर चाहें तो मैं पढ़ लूं। आप मेरा सदस्य ने जो मैंने बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा कि शहरी परियोजना द्वारा वर्ष 2001-2-3 में डीजल पंपों का वितरण कितना हुआ और किन किन किसानों को दिया गया, और क्या सरकार ने भौतिक सत्यापन कराया क्या उनका? क्योंकि ये अनुभव यह आया कि डीजल पंप वितरण होने के बाद में उस काश्तकार नहीं पहुंचता। जिस दिन डीजल पंप उसके घर पहुंचता है उसके बाद में उसके घर पर मिलता नहीं है और वो अन्य किसी के चला जाता है। क्या इस समय सरकार ने भौतिक सत्यापन कराया क्या? अब भौतिक सत्यापन कब कराया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हीरालाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब तो आया ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं। भौतिक सत्यापन की तारीख क्या है, कब भौतिक सत्यापन कराया गया? ये आसन मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता। ये आसन मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, आप इस सवाल को पोस्टपोन करें। संपूर्ण लिखा अध्यक्ष महोदय और पूरा मैं करवा लूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री को किसको बातचीत कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, ये कम्युनिटी का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल के बारे में मेरे पास बिल्कुल ऐसे आंकड़े हैं कि सब जगह फर्जी बढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने सारा सवाल पूछा है। वो सवाल के माध्यम से मैं सारा मामला निकाला लूंगा और बहुत ही जल्दी आपको उस जानकारी से अवगत करवा दूंगा। क्या होगा जो अगला प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी अगर मंत्री को बातें नहीं कर सकते तो आसन नहीं करेंगे तो क्या कर सकते? माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ परिवादी श्री शिवदयाल सांगला द्वारा की गई लिखित शिकायत के क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय, निरोधक विभाग द्वारा नगर पालिका निवाई कार्यालय में ट्रैप की गई। ये आसन मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता। तो मंत्री को बाध्य कौन कर सकता है? मंत्री को कार्रवाई के दौरान प्रस्ताव कर लेंगे। शिकायत की राशि बरामद की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव हमें लाना पड़ता, हम जाएंगे प्रस्ताव। राशि कनिष्ठ अभियंता, अधिशासी अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक तथा जवाब दे नहीं सकते, वो फायदा क्या? निवाई एवं परियोजना अधिकारी नगर परिषद के से की होना भी बताई। आने पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा श्री चितरमल श्री नरेंद्र मिश्रा कनिष्ठ अभियंता, श्री जगदीश प्रसाद अधिशासी अधिकारी, श्री ओम प्रकाश लेखाकार, श्री गणेश लिपिक निवाई, श्री लट्टू लाल परियोजना अधिकारी, नगर परिषद टोक के विरुद्ध भ्रष्टाचार नियम की धारा
माननीय अध्यक्ष महोदय एवं आईपीसी की साल में एक भी सवाल का जवाब कोई ढंग से नहीं आया, कोई तो पोस्टपोन हो गया और कोई वो जवाब दे नहीं सके, कोई जवाब देना नहीं चाहते, तो ये हवा में काम चल रहा है सारा। कार्रवाई के दौरान समय जाया करने का क्या औचित्य है? श्री क्या हुई थी प्रकरण में श्री चीतरमल वरिष्ठ लिपिक जिनसे रिश्वत की राशि बरामद हुई तो निदेशालय के आदेश क्रमांक 777 दिनांक 6/11/2003 के द्वारा समाप्त कर दिया जाए। करोड़ों रुपए का राजस्थान का गरीबों का पैसा खर्च हो रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं दे नहीं पाता। अन्याय के विरोध करोड़ों रुपए का पैसा खर्च हो रहा है और राजस्थान की गरीब जनता का पैसा वर्णित है। अरे आप बैठ जाओ, आपका जवाब पड़ा हुआ मान लीजिए। बुद्धिमान हो, बैठ तो जाओ। अध्यक्ष महोदय, ये शब्द कार्रवाई से निकाला जाए। चीतरमल वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए आरोप पत्र ज्ञापन संख्या 1173 दिनांक 3/7/2004 द्वारा जारी किया गया है तथा श्री जगदीश प्रसाद अधिशासी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा नगर पालिका से संबंधित अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के तहत पालिका स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। संबंधित परियोजना अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु उनके पैतृक विभाग को लिखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के जवाब से संतुष्ट हूँ, धन्यवाद। ये कांग्रेस के टाइम का छापा है, मैंने संतुष्ट हो गया। खैर करिए आप, कांग्रेस के टाइम में पड़ा छापा नगर पालिका, संतुष्ट हूँ। फिर भी कितनी उधार भी नहीं है, आपके टाइम का था। सखाराम चौधरी, खंड 1 जी नहीं, खंड 2 जी नहीं। भवन निर्माण के मूल उद्देश्य के अनुरूप ही उक्त भवन का संचालन किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस भवन के बारे में मैंने प्रश्न पूछा है उनका निर्माण हुआ था, उस समय मैं राजस्थान सहकारी संघ के डायरेक्टर के पद पर था और राजस्थान सहकारी संघ के तत्वाधान में ये भवन निर्माण हुआ। उस समय ये बात तय थी कि इस भवन में लगभग 100 कमरे बाहर से आने वाले सहकारी बंधुओं के ठहरने के लिए निर्मित होंगे। इस उद्देश्य से मैंने प्रश्न पूछा है। अब उद्देश्य क्या था वो मंत्री महोदय बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय का जो दान पत्र था और जो राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड जयपुर ने दिया था वो मेरे पास है। आप चाहो तो पढ़ करके बता दूं कि इस उद्देश्य के लिए ये दिया नहीं गया था। केवल सहकार भवन में सहकारिता से संबंधित गतिविधियां चलाने के लिए ही इस जमीन को दिया गया था और इसीलिए इस भवन का निर्माण हुआ है। सहकारी बंधुओं के ठहरने का प्रश्न भी सहकारिता से ही जुड़ा हुआ है और आम जनता से जुड़ा हुआ है। सहकारी बंधु तो कोई भी बन सकता है जो सहकारी समिति बनाए, इसलिए ठहरने का भी उद्देश्य वही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल समाप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है पैरा टीचर्स पर जो लाठी चार्ज किया गया और 2 लोग जो घायल हुए उसमें इसकी और हमने राजस्थान सरकार का कल ध्यान आकृष्ट किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैसे करना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय,
ये रिपोर्ट आ गई है उदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिरोई से आने वाले माननीय सदस्य जी एक बार स्थान ग्रहण करिए। फिरोई से आने वाले माननीय सदस्य, पहले कुछ व्यवस्थाएं आसन को देनी है। आपकी पर्ची भी है, आप किसी भी समय इस प्रश्न को उठा सकते हैं, लेकिन आसन जब खड़ा हो व्यवस्था देने के लिए उस समय आपका खड़ा होना उचित नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो 7 लोग उस लाठी चार्ज में घायल हो गए। व्यवस्था देने है, आप नीचे रखें। आसन कहाँ पर है? संयम जी, लोढ़ा में संयम नहीं रहा। आप वक्तव्य तय कर दे। आसन कहाँ पर है? आसन पैरों पे। आपको आसन आपका सहयोग चाहता है कि ठीक तरीके से काम सदन का चल सके, लेकिन आप कई बार सहयोग करने में सकुचा जाते हैं, सहयोग करते नहीं। मैं उम्मीद रखूंगी आपसे कि आप आसन को सहयोग करें, ताकि आपको भी अपनी बात कहने का पूरा मौका मिले शांतिपूर्वक। क्योंकि आप जब बोलते हैं शोर शराबा होता है, हल्ला मचता है, न मुझे बात सुनाई देती है न और माननीय सदस्यों को। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आसन जब खड़ा हो व्यवस्था देने के लिए कम से कम उस समय तो आप खड़े न हुआ करें। माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री संयम लोढ़ा एवं अन्य 9 सदस्यों की ओर से राज्य सरकार की ओर से मंत्रिमंडल के सदस्यों की कथित जासूसी के मामले पर वस्तु स्थिति सदन में नहीं रखने के संबंध में श्री अब आप भी क्यों बैठे बैठे बोल रहे हैं? श्री रामलाल जाट एवं अन्य 9 सदस्यों की ओर से विधानसभा क्षेत्र बनेड़ा में लोकसभा चुनाव के दौरान शराब के वितरण की घटना व मरने वालों को उचित सहायता नहीं मिलने के संबंध में श्री संयम लोढ़ा एवं अन्य 9 सदस्यों का प्रस्ताव अविलंबनीय लोक महत्व का इसलिए नहीं है कि पुलिस की मांग पर इसकी चर्चा की जा चुकी है, और एक बार जब चर्चा की जा चुकी है उस पर स्थगन प्रस्ताव नहीं आता है, इसलिए मैं अनुमति देने में असमर्थ। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए आप फिर खड़े हो रहे हैं। श्री रामलाल जाट, स्थगन प्रस्ताव नंबर 2 के बारे में मुझे निवेदन करना है कि श्री रामलाल जाट एवं अन्य 9 सदस्यों का स्थगन प्रस्ताव, क्योंकि अभी हाल की घटना से संबंधित नहीं है, अतः मैं अनुमति देने में असमर्थ। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, श्री नवरत्न राजौरिया सदस्य की ओर से सांभर साल्ट्स लिमिटेड का नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन करने के संबंध में श्रीमती अनिता बघेल सदस्य की ओर से अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज के रिक्त पदों को भरने के संबंध में श्री संयम लोढ़ा सदस्य की ओर से सिरोही के नेत्र चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी के संबंध में श्री नवनीत नीनामा सदस्य की ओर से बांसवाड़ा की पंचायत समिति पीपल खूंट में एनीकट का निर्माण कराने के संबंध में श्री लालचंद मेघवाल सदस्य की ओर से गंग कैनाल क्षेत्र की 185 पत्रावलियों के रिव्यू प्रकरणों के संबंध में श्री जीतमल खांट सदस्य की ओर से जिला बांसवाड़ा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जंगल की भूमि का नियमन करने के संबंध में श्री देवी शंकर भूतड़ा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र ब्यावर की पेयजल समस्या का समाधान करने के संबंध में श्री राजकुमार रिणवा सदस्य की ओर से तहसील रतनगढ़ के ग्राम लूच में दिनांक 27 जून 2004 को एक फर्जी शिकायत के आधार पर लड़की को नाबालिग बताकर विवाह रोकने के प्रयास के संबंध में श्री पुष्पेंद्र सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बाली के जवाई बांध एनकेचमेंट एरिया क्षेत्र में एनीकट का निर्माण कराने के संबंध में श्री वीरेंद्र बेनीवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र लूण करणसर की विद्युत संबंधी समस्या के संबंध में श्री दाताराम गुर्जर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खेतली की पेयजल समस्या का समाधान करने के संबंध में श्री हीरालाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र निवाई में सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे कार्य बंद कर दिए जाने के संबंध में
माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आज दिनांक 21 जुलाई 2004 को शून्यकाल में पर्ची जो निकली हैं, श्री सुरेश मीणा गृह विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों कर्मचारियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मदन राठौड़ विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर की तख्तगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल समस्या के संबंध में श्री डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती अजमेर जिले के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों की दुर्व्यवस्था के संबंध में श्री अमराराम धोत नई बिजली कृषि नीति से किसानों को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में इनको भी 4-4 मिनट का समय अपनी बात कहने के लिए दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि जो विषय सदन की चर्चा में आ जाए उसको नहीं लिया जाएगा। हम आपकी व्यवस्था से सहमत हैं, पर चर्चा का मतलब वन साइडेड चर्चा नहीं है। सरकार ने यदि उसके बारे में कोई जवाब दिया हुआ और डिस्पोज हो गया हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। आप प्रोसीडिंग उठा के देख लें। फॉर्म की डिबेट के अंदर इस संबंध में संयम लोढ़ा ने जो प्रश्न उठाया था विजिलेंस का, उसके संबंध में गृह मंत्री जी ने एक भी शब्द नहीं बोला, इसलिए उसको चर्चा के अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय आपने व्यवस्था दे दी। अध्यक्ष महोदय, अब उसके बाद सरकार उस बारे में कोई वक्तव्य दे, ये कोई बात किया नहीं जा सकता। सरकार आवश्यक समझे जिस बारे में सुन के तो बोलेंगे। आप मन में आधे बोल रहे हैं, आप मन में आधे बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं? हमने सुना नहीं। आप अध्यक्ष से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कैसे अध्यक्ष महोदय ने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दे दी। अनावश्यक विषय सदन में उठाकर अपोजिशन को मौका नहीं देगा। कोई हाथ पैर नहीं है, जिसका कोई मामला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप अनावश्यक सदन का समय बर्बाद आपको होता है। सुनना पड़ेगा। सदन का समय करोड़ों रुपए इस पर खर्च होते हैं। अनावश्यक विषयों पर यदि सदन में चर्चा की जाए ये उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपके पास क्या प्रमाण है? किसी के भी बिना प्रमाण के उठकर खड़े हो जाते हैं। नेता खड़े मंत्रिमंडल के सदस्य आप लाइए तथ्य उठाई जाती है कि मुझे तो आपने कहा माननीय सदस्य आपके सामने चर्चा रखें। प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं, आपके माननीय सदस्य आपको डिस्टर्ब करते हैं। उधर भी तो फरमाओ जरा। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मंत्रिमंडल के सदस्यों के जासूसी हो और एक हाई लेवल का अफसर जासूसी करे तो हम कहाँ हुई है? माननीय जानना चाहते हैं जासूसी की रिपोर्ट जासूसी का सूचना का क्या जासूसी की बात कर रहे हैं। सदस्यों की जासूसी की बात कर रहे हैं। नियम सरकार अपनी जानकारी आज उनके बारे में विषय उठा सकता है। कोई जानकारी है जासूसी करे, यदि कोई जानकारी है नेता के लिए आरोप लगाना प्रतिपक्ष का नेता और में से प्रतिपक्ष के नेता को मंत्रियों गलत तरीके से आरोप लगाने पर विचार करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप 0 आवर में यदि इस तरीके से करेंगे तो सदन नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष आरोप लगाए आपके ऊपर प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों की जासूसी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि किसके आदेश से जासूसी हुई और जासूसी हुई तो उसकी रिपोर्ट सदन की पटल पर रखी जाए। नेता के द्वारा जासूसी हुई किसके आदेश कौन सी सूचना है के नेता आधार पर आपकी शिकायत कर रहे हैं। हमारे पास नहीं, आपने क्यों हटाया उसको अफसर को? अधिकारियों को किए गए उनको बताना पड़ेगा। प्रतिपक्ष के नेता जिस तरीके का गंभीर आरोप लगाते हैं। माननीय सदस्यगण, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण,
कल मुख्यमंत्री जी खड़े होकर बोलेंगे कि हम लोग इंटरप्ट कर रहे हैं, क्या करेंगे? ये अगर ये गलत परंपरा शुरू हो गई सदन के अंदर, तो 2 आदमियों का सबसे ज्यादा सम्मान है, सदन के नेता का और प्रतिपक्ष के नेता का। आप अगर इस तरह से रोकेंगे प्रतिपक्ष के नेता को बोलने के लिए, ये बिल्कुल अनुचित बात है, इसको रोका जाना चाहिए। नहीं, प्रतिपक्ष के नेता ऐसे अनलीगल आरोप लगा रहे हैं, तो हम लोग भी शोर मचाएंगे। क्या होगा इसका अंत क्या होने जा रहा है? माननीय सदस्यगण, ये आप बहुत गलत परंपरा डाल रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता के बाद इस सदन के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और वो जब खड़े होते हैं तो आप उनकी बात नहीं सुनते और बीच में शोर शराबा करने लगते हैं, ये बात उचित नहीं। इसलिए उन्हें सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद जो फैसला है अध्यक्ष अपनी व्यवस्था देगा। नहीं, आपने पहले व्यवस्था में कह दिया कि मामला चूंकि इसलिए मैं तो प्रार्थना ही कर इस मामले में आपने व्यवस्था दे दी। अब आप लोग दे रहे हैं, लेकिन कहने का अधिकार रिकॉर्ड पर ला रहे हैं, व्यवस्था दे चुकी हूँ। उनको दूसरे विषय के लिए बुला लें, आप उनको दूसरे विषय के लिए बुला लें, हम उनका सम्मान करें। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता का हम सम्मान करते हैं, उनके एक शब्द सुनना चाहते हैं, दूसरे किसी विषय पर वो अपनी बात के समझ में आता है। एक बारे में जब आसन ने व्यवस्था दे दी, उसी विषय को दोबारा खोलना चाहते हैं, आसन की हत्या की अवहेलना करना चाहते हैं, ये कैसे बर्बादी? अध्यक्ष महोदय, वो क्या बात कह रहे हैं, बात तो सुन लीजिए। व्यवस्था अध्यक्ष महोदय, ये शून्यकाल जो होता है वो पूरा का पूरा विपक्ष का एक तरह से होता है, और विपक्ष अपनी बात कहने का, बोलने का अधिकार हमको दिया है, राज करने का अधिकार लोकतंत्र में इनको मिला है। तो नियमों में तो रहना पड़ता है। हाँ, नियमों में मैं नियम विरुद्ध, यहाँ तो बोलने के अधिकार पे भी आपत्ति है। अच्छा, ये सदन मैं कई दिनों से नोट कर रहा हूँ कि यहाँ जो भी व्यक्ति बोलता है उसको सबसे पहले तो चीफ व्हिप डिस्टर्ब करता है। हम इनके खिलाफ निंदा रखते हैं कि निंदा प्रस्ताव लेना चाहिए इसके खिलाफ। हर बात चीफ व्हिप जो है सदन की चलाने की जिम्मेदारी चीफ व्हिप की है, और चीफ व्हिप हर एक व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है, ये बहुत निंदनीय है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा बहुत आपत्ति है प्रतिपक्ष के नेता मुख्य सचेतक के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना ही निंदनीय, निंदा प्रस्ताव ये निंदनीय। आप करते रहो तो जनता निर्णय करेगी। हाँ, आइए प्रस्ताव, अगर आप में दम है तो प्रस्ताव लाइए कानून के हिसाब से। ये क्या बात हो गई? इस प्रकार से बुली करना ठीक नहीं है, मैं करना चाहता हूँ। मतलब मेरे शब्दों में भी ये मतलब लगाम लगाएंगे कि मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरी बोलने की स्वतंत्रता को ये खत्म कर रहा है। प्रस्ताव के लिए परमिशन ले लिया है, व्यवस्था बिगाड़ना है, ये कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी गलत बात है। मुख्य को डिस्टर्ब करेगा? नहीं करेगा। कर रहे हैं ना, हमेशा नहीं करेंगे। पूरा सदन देख रहा है, प्रेस देख रही है, हर व्यक्ति कोई भी माननीय सदस्य बोलता है, खड़ा हो जाता है। आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और बाकी वो करेंगे। कभी भी किसी को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। व्यवस्था बनाने वाले हैं या बिगाड़ा गया? मैं बोलूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शांति से सुनूंगा, लेकिन मैं अध्यक्ष जो कुछ कहना चाहता, मैं आसन से केवल ये प्रोटेक्शन चाहता हूँ कि मेरा क्या कर्तव्य है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं विपक्ष के नेता क्या होते हैं ये बताना चाहता हूँ। आप बोले पहले और फिर मैं बताऊंगा। नेता बोलते हैं, बार खड़े हो जाते हैं। बोले आप क्या बोलना चाहते हैं? बोले। अन्य शिक्षा मंत्री जी खड़े हो गए। सबसे बड़ा कट्टू होता है सबसे करवाएं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके सामने, आपके नेता खड़े हैं और आप खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में आपसे ये कहना चाह रहा था कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात आपसे निवेदन की कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे किसी विभाग की मांग के ऊपर चर्चा होती है और उस पर यदि कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता है, उसकी और डिटेल जानकारी यदि कोई लेना चाहे तो कोई लेने में ऐतराज नहीं है। मैं इसलिए इस बिंदु को उठाना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं या राज्य मंत्री हैं, उन सबके ऊपर जासूसी की गई। आज तक कभी राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ, और मैं जानना चाहता हूँ किसके आदेश से हुई और उसकी रिपोर्ट यहाँ सदन की मेज पर रखी जाए। जासूसी किसके आदेश से हुई, और यही नहीं के अलावा भी अधिकारियों की जासूसी है, इसकी मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो राजस्थान में ये हो रहा है,
ये उचित नहीं है। और इसके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ये जासूसी प्रकरण हुआ है, और यदि हुआ है तो क्या आपकी नॉलेज में हुआ है, और आपकी नॉलेज में नहीं हुआ है तो अधिकारी की इतनी हिमाकत कैसे हुई कि जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं इस प्रकार खिलाफ में उसके कृत्य के बारे में, उनके आने जाने की गतिविधियों के बारे में, उनके घरों में जासूस रखकर किस प्रकार की कार्रवाई की जाए? अस्वीकार कर दिया है और आपके पास अन्य उपाय हैं, इसलिए अब इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरे लिए कुछ कहा गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे लिए कुछ कहा गया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय करने के लिए हम आए, आप नहीं हुई है, हमको तकलीफ बोलने दिया जाए। मुख्यमंत्री खड़े होकर कहते हैं विजिलेंस नहीं हुई है, बात खत्म हो गई। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विजिलेंस नहीं हुई है, बात खत्म हुई है। ये कोई अध्यक्ष महोदय नहीं है, आप ये गंभीरता करवा दीजिए अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री जी कहते हैं नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं नहीं हुई, बात खत्म हुई। मुख्यमंत्री इसमें क्या तकलीफ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रोटेक्शन करना इस सदन के प्रोटेक्शन करना आप मुख्यमंत्री जी कहते नहीं हुई और सम्मान करता हूँ। माननीय सदस्य, आप लोग सदन को चलाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये कौन सा तरीका है? एक साथ 20-20 खड़े हो गए, वो इधर से जोर जोर से ताकत अपनी आजमा रहे हैं, अपने गले की और अपने फेफड़ों की, इधर से ये बोल रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? क्या बात, मैंने व्यवस्था दे दी थी। हाँ, मैंने व्यवस्था दे दी। आसन सर्वोपरि है, हम आसन का सम्मान करते हैं, हम आसन की इज्जत करते हैं। ये आसन का निरादर करने की कोशिश करेंगे तो हम बोलेंगे। आप भी 3 एक साथ क्यों खड़े हो गए? आपके मंत्री जी खड़े थे, तो आप 2 सदस्यों को बैठे रहना चाहिए था। मंत्री जी बोल रहे थे, कह रहे थे अपनी बात। व्यवस्था सुनिए, मंत्री जासूसी से परेशान है। मैं मंत्री को, मैं किसी भी मंत्री को, आपने एक मुद्दा उठाया, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बैठे बैठे नहीं बोले, आपने आपको तो संसदीय सचिव के लायक भी नहीं समझा। अब क्या तमाशा, मैं खड़ी हूँ, आप हाथ ऊपर कर रहे हैं। वो देखिए, बैठे बैठे बोलना नियमों के विपरीत है। आपने एक मुद्दा उठाया, उस मुद्दे का जवाब या उस बारे में कोई मंत्री या मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहना चाहते, मैं बाध्य नहीं कर सकता, ये आसन बाध्य नहीं कर सकता। आपने अपनी बात उठा दी, आपने अपनी बात उठा दी, और उठाने के बाद जो चर्चा एक बार हो गई, मैंने व्यवस्था दे दी कि उस मुद्दे को जिस पे चर्चा हो चुकी है, सदन प्रस्ताव के जरिए नहीं उठाएगा। अब मुझे समझ देंगे आप। हो गई, हमने अपने बात की, उन्होंने तो कही नहीं, चर्चा तब होती, वो जवाब देते, हुआ नहीं हुआ। इसकी डिमांड के ऊपर, पुलिस की मांग के, मंत्री जी ने कोई शब्द, एक शब्द नहीं बोला उस पर, मंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला उस पर। अध्यक्ष महोदय, चर्चा का मतलब मना कर दिया, बात खत्म हो गई। मंत्री जी लोग कहते नहीं, बात खत्म हो गई। चर्चा का अध्यक्ष महोदय, चर्चा का मतलब अध्यक्ष महोदय ये है, मंत्री जी खड़े होकर कहते कोई नहीं, बात खत्म हुई। चर्चा, हमने बात कही, आपने जवाब ही नहीं दिया, तो चर्चा कैसे हो गई? चर्चा इज ऑलवेज 2-वे ट्रैफिक, इट इज नॉट 1-वे ट्रैफिक। आप चर्चा में उनके हरमन को अध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग के रोज संयम लोढ़ा इस बात को उठा चुके थे। मंत्री जवाब नहीं दिया, मंत्री जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। मैं विवश नहीं करती, जवाब नहीं दिया, हुई है, जवाब नहीं दिया, हुई है, जवाब नहीं दिया, यही तो जवाब नहीं दिया। आप मना कर दिया, बात खत्म हो गई। आप मना कर दिया, मान लेंगे, अध्यक्ष महोदय मना करते मान लेंगे, बेटी नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय मना कर रहे, बात खत्म बैठ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, चर्चा का मतलब ये है कि मंत्री जी उसको मना करते हैं, मंत्री जी कुछ तो कहते हैं, कोई नहीं, बात होता है, ये नहीं हो सकती, हमने बात की थी और सरकार कुछ बोले नहीं। आपको किसी मंत्री ने शिकायत की थी क्या कि मेरी जासूसी हो रही है? किसी मंत्री ने की थी क्या? बिल्कुल की है। माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।
क्या हमें मान ले कि सरकार जवाब नहीं दे रही तो सरकार सर्वेलेंस करवा रही है? आसन की व्यवस्था के बाद की बात उठाना अध्यक्ष महोदय, यह सदन का समय तैयार करना है। आपने एक बार व्यवस्था दे दी, हम आसन का सम्मान करते हैं, हम आसन का आदर करते हैं, आसन के निर्देशों को मानना चाहते हैं, पर प्रतिपक्ष शायद आसन का सम्मान नहीं करता, बिना किसी आधार पर, बिना किसी तथ्य पर। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, वैसे तो मैं पूर्व में भी इस बारे में अपनी व्यवस्था दे चुकी हूँ, लेकिन मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए ये और बताना चाहूँगी, ये अध्यक्ष पद से दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय हैं। 1971 का निर्णय है, पेज 261 से लेकर 64 तक है कि सदन में आरोप व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर ही लगाए जाएं, समाचार पत्रों आदि की सूचना के आधार पर। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको जब मैंने सदन आसन से जब पूछा गया था कि किसी मंत्री ने इस बारे में आपको बताया क्या कि मेरी जासूसी की जा रही है, केवल समाचार पत्रों के आधार के ऊपर है, आपने यहाँ पर यह आरोप लगा दिया। मैं इस संबंध में अपनी व्यवस्था दे चुकी हूँ और इसलिए इस संबंध में अब मैं कुछ भी सुनना पसंद नहीं करूँगी, बल्कि 295 के जिनके विशेष उल्लेख के यहाँ पर दिए गए हैं नोटिस, उनको अब पढ़ने की जरूरत मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवरत्न राजौरिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख में केवल 250 शब्दों का उपयोग किया जाता है, नियमों में ऐसा प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भविष्य में ध्यान रखेंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे। सिरोही से आने वाले माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर जासूसी नहीं की गई है तो सरकार ये बता दे कि कौन कौन से गनमैन मंत्रियों के यहाँ लगाए गए और इसलिए उन गनमैन को हटाया गया। क्या ये सही नहीं है कि उन्होंने जासूसी की? कौन सा कारण है इसके कारण? मुझे मजबूर ना करें, मैं आपसे सहयोग चाहती हूँ। ये आसन आपसे सहयोग चाहता है, ये आसन आपसे सहयोग मांग रहा है। आप आसन को मजबूर ना करें, आप आसन को मजबूर ना करें। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, अब नहीं सुनना, आप कुछ नहीं सुनूंगी, आप कुछ नहीं। 295 नहीं हो सकते अध्यक्ष महोदय, आप कठोर नहीं हो सकते। आपको अध्यक्ष महोदय उसमें आप प्रतिपक्ष की बात को सुनने का आप कठोर होने की आवश्यकता नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में कठोर नहीं चल सकता अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र के नाम पे नियमों के विपरीत अनर्गल प्रलाप करने की भी आज्ञा इस आसन में भी दी सकती। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, ये सदन राजस्थान में लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और इस सर्वोच्च मंच के ऊपर सब प्लीज इस सर्वोच्च मंच में बैठ करके राजस्थान के लिए जनहित और विकास के बारे में सब प्रतिबद्ध है और उसी हिसाब से इस सदन के अंदर हर व्यक्ति को अपने विचार यहाँ पे रखने का एक अधिकार तो है, लेकिन आसन की तरफ से व्यवस्था दी जाने के बाद आसन बाध्य नहीं कर सकता, न किसी मंत्री को न मुख्यमंत्री को। आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जासूसी का अखबारी है। प्लीज लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। मुझे अपनी बात पूरी तो करने दें। सुनूंगी, कुछ नहीं सुनूंगी, मुझे अपना सेंटेंस कंप्लीट करने दें।
मुझे वक्तव्य पूरा करने में पहले मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि यदि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्यक्तिगत कोई रिलायबल है तो आप मेरे वेस्ट में मुझसे मिलिएगा, मुझे बताइएगा। मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगी तो निश्चित तौर से मैं मंत्री से या मुख्यमंत्री जी से कहूंगी इस बारे में वक्तव्य दें। लेकिन अब आप इस बात को 895 के विशेष उल्लेख के प्रस्ताव पढ़े हुए मान लिए गए हैं। याचिकाओं का उपस्थापन श्री बनवारी लाल, याचिका का उपस्थापन बनवारी लाल